आदाब नाजरीन, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट शाहजहानी दिल्ली कम्युनिटी अवेयरनेस चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं एक अहम मौजू पर, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। वो मौजू है मॉब लिंचिंग का, जिसे उर्दू में हुजूमी तशद्दुद कहते हैं, हिंदी में आप कहें तो भीड़ तंत्र कहते हैं। भीड़ के ज़रिए किसी आम शरीफ आदमी को बिना किसी वजह, बिना किसी उकसाए हुए किसी को जान ले ली जाती है, उसे जहाँ बहक कर दिया जाता है। तो उस मौजू पे हम आपसे बात करने आए हैं। ये जहाँ बहक करने का मौजू जो है ये इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है यहाँ पे एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। यहाँ सबको अपनी बात करने का हक़ है, सबको अपनी तरीक़े से जीने का हक़ है। तो कोई भी अपनी बात किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकता। कोई ज़बरदस्ती लागू कराने की कोशिश करता है या बिला वजह किसी को इल्ज़ाम लगा के किसी को मारने की कोशिश करता है, तो उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग जो है ये हिंदुस्तान एक रूल ऑफ लॉ के तहत चल रहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि जो कुछ है यहाँ कानून के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो मुख्तलिफ एक्ट्स और प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसके तहत ये मुल्क चलता है। यहाँ पे कोई एनार्की नहीं है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई भी किसी को मार दे, कोई भी अपनी मर्जी से कोई काम कर दे। हर चीज़ के लिए कायदे कानून है और एक ज़ाब्ते के तहत हमें इस देश में रहना है और सबको चलना है और सबको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है। और इसको मनवाने के लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। कानून जो है हमारे पास पूरे प्रावधान हैं जिसके तहत हम लोग मॉब लिंचिंग को रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक पा रही है। और यहाँ पे जो है कानून की हुक्मरानी पूरी तरह पामाल हो गई है। डेसिग्रेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया है, कानून की कोई नहीं मान रहा, मोबोक्रेसी हो गई है। डेमोक्रेसी जो हमारा मुल्क था वो डेमोक्रेसी से हट के मोबोक्रेसी हो गया, यानी कि जो भीड़ की मर्जी होगी वो होगा। भीड़ अगर किसी को मारना चाहेगी, भीड़ किसी से कुछ कहलवाना चाहेगी, किसी तरह के नारे बुलवाना चाहेगी, तो वही जो है यहाँ पे मुल्क में चल रहा है। मॉब लिंचिंग क्या है? एक टारगेटेड वायलेंस होता है ग्रुप ऑफ पीपल से किसी एक आदमी के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए। किसी इंसान की जान लेना, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो उसको नुकसान पहुंचाना जो है ये मॉब लिंचिंग के ज़ुमरे में आता है। मॉब कानून को खुद हाथ में ले लेता है और खुद ही सज़ा देता है विदाउट फॉलोइंग एनी रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे कोई खाप पंचायत का मुल्क नहीं है, ये जहाँ पे रूल ऑफ लॉ चल रहा है। यहाँ पे जुडिशरी है, हमारा पूरा एक जुडिशल सिस्टम है जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो अगर किसी के हुकूक की पामाली हो रही है तो उसको ये नहीं करना कि वो खुद जो है लाठी डंडा कोई भी हथियार उठा ले या भीड़ इकट्ठी करके किसी को मारने चला जाए, किसी की चीज़ पे कब्जा कर ले। कोई भी काम कायदे कानून से होता है, तो उसे किसी को कोई चीज़ से तकलीफ है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए। तो ये मामले मैं आपको बताऊं कि 2014 से जब से एनडीए की हुकूमत आई है तब से इसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। किसी भी मसले पे, चाहे गौकशी का मसला हो या आप ये आज को जैसे जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती बुलवाए जाते हैं। जय श्री राम का नारा तो ऐसा हो गया कि जैसे ये हुब्बुल वतनी की निशानी है कि कोई आदमी अगर जय श्री राम नहीं बोल रहा तो वो देशभक्त नहीं है। ठीक है, हम राम को भी मानते हैं, ईसा मसीह को भी मानते हैं, वाहेगुरु नानक को भी मानते हैं। सब जो है अपने अपने मज़हब के पेशवा हैं, अपने मज़हब के भगवान हैं। लोग उनको अक़ीदत से उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ करना चाहिए उनको, लेकिन ये नहीं कि कोई आदमी अपना मज़हब मान रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपना मज़हब थोपने की कोशिश करो। कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगाता तो उसको आप जान से मार देते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि ये मोबोक्रेसी जो है इट इज़ ए हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी, यानी कि भीड़ के जरिए किया हुआ खौफनाक अमल। कोई भी भीड़ इतना खौफनाक स्थिति पैदा कर देती है कि वो देखने वाले जो आम लोग उसके आसपास होते हैं वो भी उस चीज़ से डर जाते हैं, वो भी उस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करते। मॉब लिंचिंग करने वालों के अंदर इतना जोश आ जाता है, वो ना जाने वो कहाँ से इतनी ताकत ले आते हैं, उनकी साइकी क्या हो जाती है, उनका माइंड सेट ये हो जाता है कि बस मेरे सामने जो आदमी आया इसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे इसकी जान ले लेनी है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत खौफनाक अमल है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था, तहसीन पूनावाला एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक पिटीशन डाली थी इसी मॉब लिंचिंग के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 11 पॉइंट की एक गाइडलाइंस जारी करी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनने चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स भी बनने चाहिए, और जो मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन और उनके कंपनसेशन का भी अरेंजमेंट गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी हिदायत दी थी कि आप इसके लिए
स्पेशल एक्ट बना है जिसमें हम स्पेशली मॉबोक्रेसी और ये मॉब लिंचिंग जो है इसके जो वाकयात आ रहे हैं उसको डील करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला किया जाए। तो मैं इसमें बताऊं कि वेस्ट बंगाल ने, मणिपुर और राजस्थान, 3 गवर्नमेंट्स ने इसमें अपने अपने तौर पे स्टेट लेजिस्लेशन बना के यहाँ पे होम मिनिस्ट्री को भेज दिए थे, जिसे पार्लियामेंट में पेश करके पार्लियामेंट से पास करके उसे प्रेसिडेंट की एक्सेंट दिला के उसे नोटिफाई कराना था। तो ये मामला एक अरसे से यहाँ पे पार्लियामेंट में पेंडिंग है। मणिपुर गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट इसमें प्रोविजंस रखे थे और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तो ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा और सज़ा भी और सज़ाए मौत भी देने का उसमें प्रावधान किया था, लेकिन वो अभी तक वो पेंडिंग है। ना जाने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब किस बात को लेकर इस चीज़ को डिले करना चाह रहे हैं। क्या उनका ऐसे मॉब लिंचिंग करने वाले लोग जो हैं या जो तंजीमें हैं उनका उनसे कुछ साठगांठ है, उनका उनसे कुछ साथ तालमेल बैठा हुआ है कि वो ऐसा कानून नहीं लाना चाह रहे हैं। वैसे जब तक ये कानून नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्रेजेंट लीगल पीनल लीगल सिस्टम है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसमें बहुत से प्रोविज़न ऐसे हैं जिसके तहत ये मॉब लिंचिंग के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, हादसा पेश आ रहे हैं, इनको बखूबी जो है टैकल किया जा सकता है और मुल्ज़िमों को जो है सही सज़ा दिलाई जा सकती है, क्योंकि मॉब लिंचिंग का जो मामला है वो सीधा सीधा मर्डर का मामला है। तो ये असल में प्रोविजंस तो एक्ट के अंदर पूरे हैं, लेकिन ज़रूरत है उसकी प्रॉपर एनफोर्समेंट की। हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, जैसे पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये म्यूट स्पेक्टेटर बने रहते हैं, बिल्कुल मूक दर्शक बने रहते हैं। इनके सामने मॉब लिंचिंग के वाक़यात होते हैं या इनको इत्तला होती है या इनको इस चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि फ़लाँ जगह पे ऐसे वाक़यात पेश आने वाले हैं, तो या तो ये सही टाइम पे वहाँ पहुँचते नहीं है या ये फिर उसमें पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल खड़े हुए देखते रहते हैं और जब तक वो मामला हादसा पूरी तरह अंजाम नहीं दे देते हैं, उस आदमी की पूरी तरह जान नहीं चली जाती, तब तक ये एक्शन में नहीं आते हैं। तो ये पहली बात बताऊं कि भीड़ का इकट्ठा जो होना है ये भी एक तरीके से अनलॉफुल असेंबली है, जो सेक्शन 14 आईपीसी के तहत गैर कानूनी अमल है। अगर आप बिना परमिशन के कहीं पे भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं तो आपके पास पुलिस की परमिशन नहीं है, तो वो अनलॉफुल असेंबली के जुमरे में आता है। उसके बाद इस पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसी अनलॉफुल जो असेंबली हुई है उसको डिस्पर्स करें। सेक्शन 129 सीआरपीसी में ये पुलिस की जिम्मेदारी आ रही है। अगर पुलिस का इनेक्शन होता है, पुलिस के इनेक्शन की वजह से किसी आदमी की जान चली जाती है, तो ये सेक्शन 292 में कल्पेबल होमिसाइड है। और जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा वाक़या दरपेश हुआ है, वो चाहे पुलिस के एहलकार हो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार हो, उनके ऊपर जो है मर्डर का चार्ज लगा के उनके ऊपर मर्डर का केस चलाना चाहिए। तभी ये एहलकार पुलिस के जो है ये रास्ते पर आएंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कानून का ये रखवाले हैं, ये तभी जो है कानून की सही तरह रखवाली करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। एक ऐसे ही केस आया अरुमुगम शेरवाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को तय करें कि ये ऐसे कोई वाक़यात उनके एरिया में ना आए, और अगर पुलिस ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करने में कोताही बरतती है तो पुलिस को ऊपर जो है इसके पूरा केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और पुलिस को इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अब जब ये दोनों तरह के हमारे पास मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दे दी है, आपको कानून बनाना है, कानून बनाने में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के कानून को इसे यहाँ पे नोटिफाई करने में देरी करा रही है, राष्ट्रपति जी के उसमें सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, तो तब तक कम से कम ऐसा तो हो कि जो आईपीसी में प्रोविजंस है, चाहे सेक्शन 300 हो, 302 हो, 304A है, 331 है, 339 आईपीसी में ये प्रोविजंस है जिसके तहत इनको हम टैकल कर सकते हैं मॉब लिंचिंग के वाक़यात को। तो इसकी सही तरीके से एनफोर्समेंट हो जाए। जब तक स्पेशल लॉ नहीं आ रहा है इसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जब तक इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं करी जाएगी तब तक ऐसे वाक़यात पेश आते रहेंगे। ये लोग जो है समाज को अपने हाथ में लेते रहेंगे और समाज में ऐसे मसाइल जो है रोज़ बरोज़ हमारे पास दरपेश सामने आते रहेंगे। चाहे ये मोहम्मद अखलाक का मामला हो, जहाँ पे गोश्त रखने की गौकशी और गाय का गोश्त रखने की अफवाह के ऊपर दादरी में अखलाक को और उसके बेटे को उनके घर में घुस के मार दिया गया। इसी तरह अलवर में गाय के ताजिर थे पहलू खान, उनको भी सिर्फ इस बात पे मार दिया कि ये गौकशी करने के लिए गाय लेके जा रहे हैं। आप ये बताएं कि गाय का कारोबार करना, गाय को दूध के लिए रखना क्या एक गुनाह हो गया है? क्या गाय सिर्फ इसीलिए है कि हम उसको मुसलमानों को इसीलिए मार दिया जाएगा कि वो सिर्फ गाय को रख रहा है?
गाय को रखना उसके लिए एक जुर्म हो गया। ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा कि मुसलमान गाय को अपने घर में नहीं पाल सकता। सिर्फ शको शुबा की बुनियाद पे आपने पहलू खान को मार दिया। अभी 4 दिन पहले एक आफ्ताब आलम कैब ड्राइवर थे, वो मुसलमान कैब ड्राइवर हैं, गुड़गांव से अपने एक कस्टमर को बुलंदशहर छोड़ने गए। वहाँ से वापस आए तो 3 कस्टमर उनकी और गाड़ी में वापसी में बैठ गए। वापसी में उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब पीते वक्त उन्होंने ड्राइवर को भी शराब ऑफर करी, तो उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पीता। तो उन्होंने कहा क्या नाम है तुम्हारा? जब उन्होंने नाम सुन लिया तो उन्होंने और शर बढ़ा, उनके दिमाग में और शर बढ़ा, तो उन्होंने उससे कहा तुम जय श्री राम के नारे लगाओ। उसने कहा ठीक है, मैं जय श्री राम के नारे लगा देता हूँ, जय श्री राम भी एक भगवान है, आपके लिए पूजनीय है, मैं जय श्री राम का नारा लगा देता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने के बाद भी न जाने उसके बाद क्या वारदात उनके दिमाग वहाँ घटी, उन्होंने उसको पीट पीट के मार डाला। बताइए, एक 38-40 साल का आदमी जो कैब ड्राइवर है, अपने घर का पालन पोषण कर रहा है, अकेला घर में कमाने वाला है, आप उसको सिर्फ इस बात पे मार देंगे कि वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहा या आपकी मनमर्जी की बात नहीं कर रहा। भाई वो कैब ड्राइवर है, आप कैब में बैठिए, जहाँ आपको ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कर देगा, आपका उसका सिर्फ इतना ताल्लुक है। वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसकी कैब में बैठे उससे सर्विसेज ले रहे हैं, उसको पैसा दीजिए और सर्विस अवेल कीजिए। लेकिन यहाँ पे तो ये भीड़ तंत्र चल रहा है आजकल, भीड़ के जरिए हर किसी को मारा जा रहा है। तो सॉरी, मैं बताऊँ कि कानून में कोई कमी नहीं है, सिर्फ कानून को नाफिज करने की कमी है। हमारे अंदर कार्रवाई जो ऐसे मुनासिब होनी चाहिए उसकी कमी है। एक इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी इसलिए है कि हमारे जो पॉलिटिकल आका है उनकी क्या इच्छा है उसके ऊपर ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई करता है। और उसके बाद जो है हमारा जो पॉलिटिशियन है वो किस बात पे चल रहा है कि उसके आका उसको क्या ऑर्डर दे रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ आपको। आप जानते हैं कि आजकल जो पार्टी पावर में है, सेंटर में या कुछ स्टेट्स में, उनका तार कौन सी संगठन से जुड़े हुए हैं और वो संगठन की क्या इच्छा है, वो देश में किस तरह का राष्ट्र यहाँ पे कायम करना चाह रहे हैं, तो उसी की तरफ ये बढ़ रहा है। अगर इस मोमोक्रेसी को आज नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में एनार्की फैल जाएगी, भाई भाई को मारने के लिए दौड़ेगा और यहाँ पे कानून का राज नहीं रहेगा, बल्कि ये कोई बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। यहाँ पे जिसका मौका लगेगा वो किसी को भी मार देगा, किसी को भी लूट लेगा, किसी की जगह पे कब्जा कर लेगा। इसलिए इसमें बर वक्त हुकूमत को भी कार्रवाई करनी चाहिए और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी चाहिए कि वो इस तरह का दबाव बनाए, चाहे जुडिशरी के तरह जरिए पिटीशंस लगा के बनाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो 11 पॉइंट की गाइडलाइन दी थी जिसमें कानून बनाने के लिए कहा गया था, उसको नाफिज करने में, उस पर एक्ट करने में क्यों देरी की जा रही है। अदरवाइज ये मॉब वायलेंस जो है ये हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर भी एक पूरा कटाक्ष है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि इतना मजबूत लीगल सिस्टम होने के बाद भी हम इस मॉबोक्रेसी को और इस मॉब लिंचिंग के वाक़यात को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए अगर हमें सिविल सोसाइटीज़ को इंश्योर करना है कि हमारा मुल्क जो है एक सिविल सोसाइटी बन के रहे, यहाँ पे डेमोक्रेसी रहे, तो हमें इस मॉबोक्रेसी के ऊपर अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए एक सिविल वॉर की तरफ हमें ले जाता हुआ इशारा कर रहा है। उसको रोकने के लिए हम सबको एक होकर रहना पड़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर और दबाव बनाना पड़ेगा कि इस मामले में गवर्नमेंट संजीदगी से विचार करे और जो कानून बन के अभी उनके पास आ गए हैं 3 स्टेट से, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, उसको फ़ौरन यहाँ से ये नोटिफाई करके उसको लागू कराएं और साथ बाकी स्टेट्स को भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जल्दी आपके यहाँ जो है मॉबोक्रेसी और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना देने चाहिए। शुक्रिया, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप शाहजहानी दिल्ली कम्युनिटी अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन लगा के अपनी रजामंदी का इज़हार करें। शुक्रिया।